एमपी ग्रेटर है एपी से। इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप कि बीच में एक तो कॉमा दो, सेमीकोलन दो, फर्स्ट पार्ट ट्रू है, पार्टली ट्रू है। द क्राइटेरिया हैज नेवर बीन फॉर एन एमपी राइजिंग, द क्राइटेरिया हैज ऑलवेज बीन एमपी ग्रेटर देन एपी। समझ पा रहे हैं? विल दिस गिव यू अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस? व्हेन एमपी इज फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग। फॉल्स है सर। एक पार्ट है जहां फॉलिंग एमपी एपी के ऊपर है, तो कहां सच हुआ? आज आप सोच के हाँ या ना में जवाब दो। लोअर जब हो जाता है दोनों, जहां एपी एमपी से ग्रेटर है, कंटिन्यूसली फॉल है दोनों, तो फिर बोलो ये भी सच है। एमपी एपी से लेस है, एपी ग्रेटर है, दोनों का स्थिति क्या है? तो फिर तो ये सच चाहिए। पर सवाल वो है ही नहीं। सवाल आपको क्या राइज क्या फॉल पे नहीं है। सवाल ये है कि मार्जिनल बढ़ा कि एवरेज बढ़ा। जब मार्जिनल बढ़ा तो एवरेज बढ़ेगा, जब एवरेज बढ़ा तब एवरेज गिरेगा। याद करिए ना सलमान खान अरबाज खान, यही तो वो स्टोरी था। इट वॉज नॉट अबाउट हु इज इंक्रीजिंग, इट वॉज अबाउट हु इज ग्रेटर, है ना? तो ग्रेटर पे फोकस रखिएगा। क्लियर है? सो मतलब दिस विल बी दैट चैप्टर वेर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मोर देन द डायरेक्ट क्वेश्चंस आई थिंक यहां से आएगा ट्रू फॉल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत अगेन आप लोग के आने से पहले बहुत बच्चों को लगता है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट स्टेज 1। कहां पे चेक करें? अगर टेबल दे, सोचिए टीपीएमपी का टेबल दिया, क्या देखें? एपी मैक्स या एपी एमपी इक्वल, वो पॉइंट है हमारा जहां स्टेज 1 एंड होता है। स्टेज 2 को कहां मार्क करेंगे? एमपी 0 या टीपी मैक्स, और उसके बाद से ही स्टेज 3। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? एक बार देख लीजिए, क्योंकि कुछ मूर्ख बच्चे लेट से आए। हमने चैप्टर स्टार्ट किया 2 पार्ट में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में बोला कि देखो भाई, कैपिटल ओनर लैंड फिक्स्ड है, लेबर चेंज होगा, यहाँ सब कुछ वेरिएबल है, कोई फिक्स्ड ही नहीं है। फिर हमने बोला अच्छा रिटर्न्स टू फैक्टर फिर क्या है? बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर 3 प्रकार के हो सकते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये एलवीपी नहीं है, 3 टाइप के रिटर्न है। रिटर्न्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? टीपी, एमपी और एपी से। अच्छा तो कोई शॉर्ट रन का लॉ नहीं है क्या? है। अगर आप एक एक करके लेबर लगाओगे अपने फिक्स फैक्टर पे, एक एक करके मशीन पे एक आदमी डाले जा रहे हो, तो मशीन का एक ऑप्टिमम रेशियो आएगा। जब तक वो एक ऑप्टिमम रेशियो पे नहीं पहुंचता, आप बेटर ही होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप बेटर होते गए, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट हुआ, पर इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट पे भी गया। बात समझिए, ये भी बेटर है अभी भी। जब तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो बेटर है। अच्छा मतलब टीपी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट नहीं है, अच्छा मतलब एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। आप बोल रहे हैं कि विराट कोहली पिछला मैच में 150 बनाया, इस मैच में 130, छी, यू आर इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट। ही इज मेकिंग मोर देन द बैटिंग एवरेज, ही इज डूइंग वेल। Please do not criticize a batsman if he set up a standard that if scoring 100 is his average. If he is scoring 90, you are criticizing him. If he is scoring more than his average, he is doing well. So yes, TP increasing at a diminishing rate sounds bad, but actually it's not. What is the good part of the production here? Average productivity is rising. मतलब MP greater than AP. जब तक ये है तब तक आप बढ़िया कर रहे हैं जीवन में। जैसे ही एमपी इक्वल टू एपी हो गया, एपी मैक्स हो गया, आपका परफॉर्मेंस अब खराब होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपके एवरेज प्रोडक्ट से कम होगा, तो आपके एवरेजेस में अब गिरावट दिखेगी। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी परफॉर्मिंग एज पर द एवरेज, बिलो एवरेज है आप। तो इसीलिए प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट फॉल करता है। वो भी बुरा क्या, मतलब स्टेज 2 पे आप, दैट इज वेर यू नीड टू रीप्लान एंड स्टॉप, कि भाई इसके बहुत बियॉन्ड जाओगे ना तो बर्न आउट हो जाओगे। तो स्टेज 3 में अगर चले गए गलती से, वहां तो आप प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चले जा रहे हैं।
मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में है। अगर कोई बच्चा इसको पहचान पाए, क्लास 11 क्लास कॉमर्स वगैरह में ये वर्ड यूज होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है आपका। यू हैव एम्प्लॉयड टू मच वेरिएबल फैक्टर ऑन अ फिक्स फैक्टर, जबकि इतनी जरूरत ही नहीं थी। रिड्यूस द लेबर। जैसे आप रिड्यूस करेंगे आप स्टेज 2 पे वापस आएंगे, और स्टेज 2 पे ही ऑपरेट करना हमारा मेन मकसद है। स्टेज 1 के रीजन, स्टेज 2 के रीजन, स्टेज 3 के रीजन, विच स्टेज टू प्रोड्यूस एंड वाई विद द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एंड क्या हो रहा है ये 3 स्टेजेस में। और डायग्राम तो बोलना मतलब ज़रूरी है कि यार ये आएगा ही। आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात किए थे भरत, एक्सेस में क्या लेना है? प्रोडक्शन। कहाँ? प्रोडक्शन लेना है, राइट, एक्स एक्सेस में प्रोडक्शन, और यहाँ ले लेते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम ही बोल रहे हो ना कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वाई एक्सिस पे क्या ले? नहीं, वाई एक्सिस पे लेना है यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ प्रोडक्शन। नहीं, एक्स एक्सिस पे कुछ और लेना है। वाई एक्सिस पे रुको ना, वो नहीं आएगा फिंगरप्रिंट। प्रेशर फिर हो रहा है? अरे फिर से बोलो। फॉल कर रहा है ना लास्ट में। हाँ, तुम भी फॉल कर रहा है लास्ट में, तुम भी। एक सेकंड थोड़ा सा याद करें तो यहाँ आता है यूनिट्स ऑफ लेबर, और यहाँ पर है टीपी, यहाँ एमपी और एपी। आप लोग जो लोग अभी आए हैं, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही जगह लेबर आता है, बाकी सब जगह आउटपुट है। सिर्फ यहाँ पर आप यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, अदरवाइज सब जगह। तो टीपी तो प्रोडक्शन ही हो गया ना। पर कौन सा? एमपी भी प्रोडक्शन है, टीपी भी प्रोडक्शन है, एपी भी प्रोडक्शन है, मार्क्स कट सकता है। तो जो स्पेसिफिक कर्व आप प्लॉट कर रहे हैं वही आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेंगे, और एक्स एक्सिस पे लेबर होगा। क्लियर है? बहुत बुक्स में लेबर ना करके बच्चा को कंफ्यूज करता है वेरिएबल फैक्टर, एक ही बात है ना। यहां तक तो हम लोग कर लिए। आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट कॉस्ट। मैं आपको पहले ही बोला था, दीज आर टेक्निकल टॉपिक्स विच टेक लेसर टाइम, बट इफ यू अंडरस्टैंड वी फिनिश इट फास्ट। सो कॉस्ट में अगर बात करें, अच्छा ओनली कॉस्ट, नो रेवेन्यू। हाँ, पहले तो वी फर्स्ट डिवाइड द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट थियरी पार्ट, विच इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। बोल रहा है एनी सैक्रिफाइस दैट हैज बीन मेड, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, फाइनेंशियल, नॉट फाइनेंशियल, जैसा भी आपने कोई सैक्रिफाइस किया है या बनाने का खर्चा लगा है, वो हम कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, रिटर्न्स टू स्केल में सिर्फ ये जान लीजिए आप कि रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में रिटर्न्स टू स्केल है नहीं। रिटर्न्स टू स्केल में लॉन्ग रन होता है। हम बोले थे, शायद आप सुने नहीं, 10 मशीन या 10 लेबर एक मशीन है, अब 20 लेबर 2 मशीन होगा। तो रेशियो बिटवीन देम, बिटवीन व्हाट, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, रॉन्ग है ये। एवरीथिंग इज वेरिएबल, कोई फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर ही नहीं है, 2 फैक्टर है, और उन दोनों का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रपोर्शन है वो सेम रहता है। रेशियो हमेशा 10:1 रहा। इसमें 3 पार्ट में आपको आउटपुट मिल सकता है, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। नेगेटिव नहीं हो सकता। कांस्टेंट हो गया ये वाला 100 से 200, 200 से ज़्यादा 220, 200 से कम 190। कोई बोल सकता है गिरेगा क्यों नहीं इसमें? लॉन्ग रन में आप जहां सब कुछ बदल रहे हैं, आउटपुट गिर नहीं सकता। बढ़ेगा कम गति में पर गिर नहीं सकता। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में ये भी एक डिफरेंस होता है। शॉर्ट रन में टीपी फॉल करता है, यहां कभी भी टीपी फॉल नहीं कर सकता, बिकॉज डिमिनिशिंग और वो इंक्रीजिंग क्यों आता है आप पढ़ेंगे बाद, आपके बीकॉम में ये है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जब आप एक्सपैंड करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो जब एक्सपेंशन होता है तो एडवांटेजेस होते हैं।
पर साथ ही में कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। मैनेजमेंट में इशू फिर आता है ना, मैनेज नहीं कर पाते, एक्सपेंशन में आप वेस्टेज करते हैं, सो वहाँ इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट हो जाता है। ग्राफ सेम नहीं, अलग होता है लॉन्ग रन शॉर्ट रन का। लॉन्ग रन में दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। वो कॉस्ट में, तो ये शॉर्ट रन का भी सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ, पर एक ही में है वो, है ना। बोल रहा है या तो अभी IRS होगा या DRS होगा या CRS होगा, तीनों नहीं मिलेगा आपको। कॉस्ट में सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट। प्रियांशु, क्या 3 एलिमेंट है इकोनॉमिक कॉस्ट के, बोल पाएंगे? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का क्या क्या नाम हो सकता है? हाँ, नाम क्या क्या हो सकता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। आपने आंसर एकदम करेक्ट किया। वी आर नॉट ओनिंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी आर हायरिंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो बाहर से ला रहे हैं, लेबर भाड़े पे लाए हैं, कैपिटल बाहर से लाए हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं फिर? सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो आप कॉस्ट करते हैं। तो MCQ के लिए बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, आपको बोलेगा ओनर इज प्रोवाइडिंग इज ओवर प्रीमाइसेस, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड हियर? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओनर हैज टेकन अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना। बाहर से लाए तो एक्सप्लिसिट, खुद ही का यूज करें तो इम्प्लिसिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम, इसीलिए तो अकाउंटिंग कॉस्ट ये लोग सिर्फ यही बोलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी, द वैल्यूएशन इज डन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि उसका अमाउंट क्या होगा, पर नाम तो इम्प्लिसिट है। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन दैट द एंटरप्रेन्योर इज हैविंग टू इनिशिएट दिस रिस्क। तो मान लीजिए कि आपको कोई सामान बनाने के लिए 4 रिसोर्स चाहिए। अब सोच के देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों भाड़े पे आए। अब आप सोचेंगे चलो भैया लैंड भाड़ा समझते हैं, लेबर भी भाड़ा समझते हैं, कैपिटल भी समझते हैं, ये लोन बैंक से लिया, ओनर कैसे भाड़े पे आता है? दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एन MD, लैरी पेज हायरिंग सत्या नडेला और सुंदर पिचाई, सॉरी, क्या है ये? बाहर का आदमी को लेके काम ओनर ही बना रहे कि उसके बदले क्या देंगे तुमको, तुम मालिक का काम करो पर पैसा तुम सैलरी लो। सो ओनर भी तो बाहर का हो सकता है। सो द आइडिया इज सिंपल, रिसोर्स रिसोर्स है। अगर आपने कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल किया है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, चाहे आप खुद का लगाए हैं कि भाड़े पे लाए हैं, आपको उसको कंसिडर करना है। तो एंटरप्रेन्योर को पीछे मत छोड़िए, वो भी सुबह उठ के एक रिस्क लिया है, अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, अपना एफर्ट लगाया, उसके लिए उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। वो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है उसका, उसी को नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। तो एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट मिलाकर हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट आता है। कुछ चिंदी चिंदी कॉस्ट भी है इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई जो हम लोग को पढ़ने हैं। एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या है? द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि ये बना रहे हैं, ये नहीं बना पाए, तो आज ये कप बनाने का कॉस्ट 10 रुपया है, कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। पर अगर हम कप नहीं बनाते, मग बनाते, तो 8 रुपया में बनता। सो द इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर दिस कप इज 10, बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस कप is 8. True, false? That is the economic cost of the cup. That 8 rupees, that is the opportunity cost of this cup, is the economic cost of that mug. अबे वही तो है। 8 रुपया आप बोल रहे हो कि उसमें बन जाता, बनने का क्या फॉर्मूला था? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो आप इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले हो, दूसरा वाला का तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो। या तो ये 10 रुपये का कप बनाते या 8 रुपये का मग बनाते, वो 8 रुपये कहाँ से आया? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ पा रहे?
तो ये का इसका एक पॉइंट है उधर, एप्लीकेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। फिर आता है आपका रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट इज बेसिकली द efforts and sacrifices that the entrepreneur has put into the business, not measurable in terms of money, है ना? आ रहे हैं। पहले ये कर लेते हैं प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वन फर्म। चलेगा? सो एक्सटर्नल कॉस्ट जो फर्म छोड़कर बाहर वालों को सहना पड़ा। हाँ, जैसे इंडस्ट्रीज के जो बगल में रहते हैं उनको दिक्कत होता है। करेक्ट, मतलब जो केमिकल हजार्ड्स और ये सब है। या मान लीजिए आप एक नाइट क्लब ओन करते हैं। अब नाइट क्लब ओन करते हैं, उसके लिए रात को 12 बजे तक डिकचिक डिकचिक करते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, आदमी सो नहीं पा रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, म्यूजिक चल रहा है लाउड, आंटी पुलिस भी नहीं बुला सकती। तो एक्सटर्नल कॉस्ट सोसाइटी बेयर कर रहा है। पर उन्होंने एक बात बोली जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो, सोसाइटी सिर्फ एक्सटर्नल बेयर नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल तो हम सह रहे हैं, तुम्हारी गंदगी तो हम सह रहे हैं, प्लस ये हमारा ही रिसोर्स था, सोसाइटी का पार्ट था वो। तो एक सोशल कॉस्ट इज एक्सटर्नल प्लस प्राइवेट। सोसाइटी में सिर्फ सोशल का नहीं आता है, साथ में जो इकोनॉमिक टर्म्स में पैसा लूज किया है सोसाइटी तुम्हारा कॉस्ट बनाने के लिए, वो भी जोड़ो। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? सोशल, सॉरी एक्सटर्नल में वो ऑल दोज प्रॉब्लम्स, इश्यूज दैट इनमेजरेबल इन टर्म्स ऑफ इन नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कौन सा अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट है, इकोनॉमिक कॉस्ट तो मेजरेबल है सर, प्राइवेट कॉस्ट तो मेजरेबल है। हाँ, एक्सटर्नल ही नहीं मेजरेबल है क्योंकि सोशल का पार्ट एक्सटर्नल में चला जाता है, तो सोशल भी मेजरेबल नहीं होता, रियल भी मेजरेबल नहीं है। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वन फर्म, एक बनाने का कितना रुपया लगा? हाँ, जो दूसरा छोड़ोगे, 99% जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से होते हैं। कि आज ये वाला कर रहे हैं इतना रुपया लगेगा, ये वाला कर रहे हैं इतना रुपया लगेगा। हाँ, प्राइवेट कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में फर्क है। इकोनॉमिक कॉस्ट जनरल डेफिनेशन है, प्राइवेट कॉस्ट एक फर्म का है। सो मान लीजिए आप रेबैन का निकालना चाहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, तो वो रेबैन का प्राइवेट कॉस्ट है। और रेबैन के चश्मों की वजह से प्लास्टिक का इतना यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट में बहुत इश्यूज़ हैं, तो वो रेबैन की वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो सोसाइटी ने क्या क्या बेयर किया रेबैन का, एक तो वो प्लास्टिक का खर्चा, बनाने का खर्चा, प्लस जो उसने सोसाइटी का डैमेज किया। इकोनॉमिक कॉस्ट को इसी एग्जांपल में लिखो। समझे नहीं आप? अगर इकोनॉमिक कॉस्ट समझानी इसी एग्जांपल से, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट नॉर्मल प्रॉफिट, उस चश्मा को बनाने का खर्चा। जब आप सिर्फ एक फर्म को देख रहे हैं तो वो प्राइवेट कॉस्ट है। एक्सटर्नल माइनस माइनस सोशल। नहीं, वो बोल रहा है अगर सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट जानना है और प्राइवेट कॉस्ट में अंतर क्या है, फिर इकोनॉमिक कॉस्ट एक जेनेरिक डेफिनेशन हुआ, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप एक फर्म का इकोनॉमिक कॉस्ट देखना चाहते हो कि भाई तुम कितने में बनाते हो, तो वो उसका प्राइवेट कॉस्ट हुआ। Decision making, most important only thing that you have to know, that you are trying to make a decision which resource to use. जैसे हम आपको बताते 15 दिन पहले ही हमको ये भाड़े पे चढ़ाने का ऑफर है। A family young couple wants to move in and they are ready to give 25,000 rupees. हाँ, यहाँ पे तो हमको ये बंद करना होगा और हमको एक जगह लेना होगा। तो आज अगर हमसे कोई पूछे कि नहीं बंद करने का कॉस्ट क्या है, पढ़ाने का मेरे को कॉस्ट क्या है, 25,000 रुपया। I am losing 25,000 rupees to teach here. So just because it is my cell phone factor of production, it does not mean that the resource is not being used. So there is an implicit cost. How do I value the implicit cost? With the help of opportunity cost. नहीं सर, 8 की तो नहीं बनाए, 2 थोड़ी ना नहीं बनाए। कैसे, वो तो बनाए ही नहीं है। अगर बनाते तो कितना लगता, पर बना तो अलग प्रोडक्ट रहे हैं। ये 10 में बनाते हैं, बैग 8 में बनाते हैं, वो बनाए हैं क्या? तो कितना नहीं बनाए हैं, तो 8 का बच गया ना, 8 रुपये नहीं लगा, 2 रुपये कुछ नहीं है। आपका कॉस्ट बढ़ गया 25,000 पड़ा।
मेरा हमेशा से ही 25,000 लिया हुआ है। मेरा सैलरी भी हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। नहीं, वो मेरा एंटरप्रेन्योर का पैसा है। आज जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, मेरा फ्रेंड सर्कल में ये डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि यार तेरा तो कोई खर्चा नहीं है, तो हम बैठ के सिखाते हैं, तेरे को जो बच्चा को सिखाते हैं वो तेरे को सिखाते हैं। आज अगर हम जॉब करते, कहीं जॉब करते, सैलरी होता, वो मेरा सैलरी यहाँ पे टीचर का सैलरी है। हम टीचर भाड़े पे ना रख के खुद पढ़ा रहे हैं, आई डिजर्व अ सैलरी। अब आज हम अपना टाइम दे रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, उसके लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। वो तो आप जॉब में भी टाइम देते हैं, वो तो आप जॉब में भी टाइम, पर रिस्क नहीं लेते ना जॉब में। टाइम देने के लिए पैसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, प्रॉफिट के लिए। फिर वही गलती कर रहे हैं आप, इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंट से कॉन्सेप्ट नहीं जाएंगे ना सर। हाँ बोलो ना, सैलरी। हाँ अच्छा, पार्टनरशिप में होता है ये, सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर सैलरी नहीं लेता है। कौन बोला नहीं किया? हाँ, अगर नहीं भी करे, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कराना नेसेसरी है क्या? ओनली एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट जरूरी है। मेरी और मेरी मम्मी का आज तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ और ना होगा। चलिए, पर वही इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में लग ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो एक अलग कॉस्ट बोल दिया भाई, अकाउंट्स वाले लोग का कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, और अब हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंट्स वाला तो लेना ही लेना है, और जो अकाउंट्स नहीं बोलता है वो भी लेना है। क्लियर है? और reputed में वो जो सेलफोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अब चैप्टर जो जहाँ से मेन शुरू होता है। टाइम फैक्टर के हिसाब से उन्होंने दो कॉस्ट को तोड़े, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो जो यहाँ पे टूटा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम लोग TFC और TVC बोलते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। प्रियांशु प्लीज मत करो, हम बार बार बोल रहे हैं, ये लास्ट टाइम है। जिसका नहीं कर रहा है मन, हम अब भी बोल रहे हैं, घर जाओ ना, आराम से पढ़ो, बेटर पढ़ाई होगा। डोंट टेक अवे द अपॉर्चुनिटी ऑफ समवन हु डिडंट स्टडी अर्लियर एंड नाउ इज ट्राइंग टू वर्क हार्ड। आपका हो गया है, एंजॉय करिए। पर अगर दूसरा यहाँ मेहनत करने के लिए बैठा है, अपना 8-6 घंटा दे रहा है आउट ऑफ 48 आवर्स बिफोर अ बोर्ड एग्जाम, डोंट डिसमिस दैट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर आउटपुट। आउटपुट बढ़े गिरे कुछ भी हो, सेम रहता है। MCQ पर्पस के लिए सिर्फ डेविड कितना ठो आप इसका नाम बता सकते हैं? हम एक तो बताते हैं, संक कॉस्ट। डेविड आप ही बोलो। हाँ, ओवरहेड, वेरी गुड। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, और कुछ नथिंग, चलेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या हुए फिर? नाम नहीं पूछ रहे हैं, क्या प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। पहले ये क्लियर कर लें, प्रोडक्शन बढ़ाने से टोटैलिटी में, एवरेज में नहीं, टोटैलिटी में कॉस्ट नहीं गिर सकता अनलेस आपके पास कोई गजब का यंत्र आया है, भगवान जी दिए हो। एक अगर आपने 10 में बनाया है, आप 2 9 में कैसे बनाएंगे हमको बताइए, हम अपना घर बार सब बेचकर आपके पास आ जाएंगे। एवरेज पॉसिबल है, टोटैलिटी में इम्पॉसिबल है। एक में अगर 10 लग चुका है, दूसरा वाला 98 में भी बनाओगे अगर, तो 2 का दाम 10 रुपया 50 पैसा हुआ। फ्री में भी बनाए, जो इकोनॉमिक्स में पॉसिबल नहीं है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होंगे ही होंगे, वो भी अगर आप देखें तो 10 ही रह जाता। सो ट्रू फॉल्स, कॉस्ट का टोटैलिटी में नेचर अपार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होना होगा, बढ़ना होगा। टोटैलिटी में मार्जिनल गिर सकता है, एवरेज भी गिर सकता है, पर टोटैलिटी में पहला कॉस्ट को बढ़ना होगा, वेरिएबल पोर्शन, फिक्स तो फिक्स्ड रह जाता है। अग्रीड? आई हैव ऑलवेज टॉट दिस लाइक दिस, whenever you are doing cost, think you are a bowler, because as a bowler, the better bowler you are, the lesser runs you will concede. आज अगर कोई एक बॉलर है, एक ओवर में 10 रन देता है और एक ओवर में 9 रन देता है, बेटर बॉलर कौन है? 9 रन वाला।
अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि अभिषेक 2 ओवर में 8 हो जाए? दूसरा ओवर में 8 दे सकता है, तो 1 ओवर में 9 दिया, दूसरा ओवर में 8 दिया, बॉलर बेटर हुआ कि खराब? बेटर हुआ। एज पर एलवीपी आप बॉलर हैं यहाँ, आप पहले बेटर होंगे कि खराब? बेटर होंगे। बॉलिंग में बेटर का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो चिराग ऑनलाइन में एक सवाल पूछा, कौन सा ओरिजिन से स्टार्ट करना है और कौन सा नहीं, इसमें एक डिबेट है। मैंने बोला जिनका डायरेक्ट रिलेशन है ओरिजिन के साथ कि 0 पे 0 लगेगा, ये बोल रहा है, उन्हीं को आप ओरिजिन से स्टार्ट करें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी इनकर्ड इफ यू डोंट मेक प्रोडक्शन। तो 0 पे 0 कंफर्म है। रियल कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। बोल रहा है मेरी तकलीफ, मेरी मेहनत, ये सब चीज़ का पैसा मैं नहीं माप सकता, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में रिस्क उठा रहा हूं, उसके लिए एक अमाउंट चाहिए मेरे को, सो दैट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज कॉनकेव डाउनवर्ड एंड कॉनकेव अपवर्ड। इन्वर्टेड एस बोलना चाहे वो भी बोल सकते हैं। हाँ, पर अपवर्ड ही जा रहा है, डाउनवर्ड इन द सेंस ऑफ द शेप टू द एक्स एक्सिस। कॉस्ट बढ़ रहा है कम गति में। सोचिए आप, ये यहां भागे, हम यहां भागे, ये प्रियांशु रोहिन, जीतेगा कौन? ऊपर। कारण क्योंकि आपका रेट हायर है, सीधा जा रहा है। तो यू आर इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, आई एम इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, बोथ आर इंक्रीजिंग। तो सो फर्स्ट यू आर इंक्रीजिंग एट अ, because it is shown by the x axis and then it is a little steep, मतलब y axis की तरफ, that means it is increasing at an increasing rate। चलेगा? दोनों में बढ़ रहा है सर। हाँ, ऐसे मत बोलिए कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट का रेट बढ़ रहा है। यहाँ कॉस्ट का रेट गिर रहा है। सो हियर द मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, हियर द मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। एडिशन बनाने का खर्चा इधर बढ़ रहा है कि कम? इधर कम हो रहा है, बेटर होते जा रहे हैं हम लोग। तो और दूसरा वाला सस्ते में बन रहा है, दूसरा वाला और सस्ते में बन रहा है, दूसरा वाला और सस्ते में बन रहा है। स्टेज 2 स्टेज 3 चलेगा? मेधा, इनके क्या क्या नाम आप हमको बता सकते हैं? नहीं मेधा नहीं, मेघना। हाँ, प्राइम कॉस्ट और अवॉइडेबल, तो चलिए ऑब्वियस बात हो जाता है। और कुछ? डायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री इसका नाम है। नहीं, ओवरहेड का ऑपोजिट अंडरहेड नहीं होता है। कुछ नहीं। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएं और आपका अकाउंट्स तगड़ा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो मसाला जा रहा है वो वेरिएबल है, पीएल अकाउंट में जो जा रहा है वो फिक्स्ड है। वही था आपका डेफिनेशन अगर आप हमसे क्लास 11 अकाउंट्स पढ़े हैं। फैक्ट्री के खर्चे जो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। बढ़ गिर सकते हैं कि नहीं गिर सकते? हाँ, आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है। बट जीरो आउटपुट पे जीरो भी रह सकता है। कैसे बताइए? रेंट तो देना ही पड़ेगा। नहीं, पर आउटपुट कर ही नहीं रहे तो रेंट नहीं देंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं कराएंगे। जरूरी है? नहीं, पर क्यों ही कराएंगे जब प्रोडक्शन ही नहीं है। ब्रांड बिल्डिंग, कितना सारा स्टार्टअप्स होता है, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता है, 3 साल पहले ही अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करता है, वॉच दिस स्पेस कमिंग सून। प्रोडक्शन कहाँ है? दुकान ही नहीं बना है अभी तक, मार्केटिंग कॉस्ट चालू है। अनअवॉइडेबल है। क्या अवॉइड अगर हो सकता है कर ही रहे हैं ना, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि उसको रोक नहीं सकते, आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया फिक्स्ड। इसी को अगर हम लोग यहां से चुरा लें, बोले चलो ना यार तुम इधर से इधर आ जाओ, टोटल कॉस्ट। और लेकिन जैसे सैलरी तो फिक्स कॉस्ट ही हुआ। सैलरी तो फिक्स कॉस्ट ही हुआ, नहीं,
जैसे जब फॉर्म चालू नहीं है तब तो एडवर्टाइजमेंट जैसे आप बोले सैलरी और फिक्स कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट का क्या लेन देन भाई? बोलो ना, सुनना चाहते हैं हम, क्या बोल रहे हो? सैलरी और एडवर्टीजमेंट सेम है नहीं तो क्या मतलब? नहीं जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट तो पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं अपने हाँ लेकिन सैलरी तो जब स्टार्ट करेंगे तब न देंगे हाँ एडवर्टाइजमेंट तो पहले दे रहे हैं ये कर भी सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सैलरी तो फॉर्म स्टार्ट के बाद तो ये कौन कर रहा है काम जाके मार्केटिंग का? जो बोल रहे हैं तो वो कोई सैलरी नहीं है उसका, इम्प्लिसिट है, आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। सवाल तो क्या है हमको अभी भी नहीं समझ में आया, बताओ तो। जीरो आउटपुट पे सैलरी तो नहीं देता है ना। सर ये बोल रहे हैं कि जब कमाई नहीं दें तो सैलरी का देता है ये बोल रहे हैं आप, तो आप एडवर्टीजमेंट में मत करिए। हम बोल रहे हैं वो आउटपुट पे डिपेंडेंट है, सैलरी देना आउटपुट पे डिपेंडेंट है कि काम तो करना ही होगा। दुकान बंद भी बैठा, रिसेप्शन कोई दुकान में आया ही नहीं, रिसेप्शनिस्ट को रख के तो सैलरी देना ही होगा। फैक्ट्री बंद है, आप एक सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, सैलरी नहीं देंगे? बोले आज तो बना नहीं बाबू, सैलरी कल लेना, बनेगा तब। पॉसिबल है? आए ही नहीं कोई दुकान में तो भी तो उतना ही देंगे। क्लियर है ये बात? सो भैया एक बार फिर से, अगर एक ही कर्व पे अपने इसको बनाए, ये बना अपना फिक्स कॉस्ट, चलेगा? बीच का एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना, इक्वी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर आए तो हीरो मत बनिएगा, पैरेलल भी है, ठीक है? अगर एमसीक्यू में ऑप्शन आए दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यस। ज़्यादा मैथ का ज्ञान मतलब फेंक के मत आइएगा इधर। अगर एक कर्व है जो फिक्स्ड है, आउटपुट पे सेम लग रहा है, और आप एक एक करके उसका आउटपुट बढ़ा रहे हैं, तो एवरेज गिरेगा। रैंडमली गिरेगा कि कोई प्रॉपर रेट में गिरेगा? सेम रेट में, मतलब बोल रहा है कि अगर आप उसका एरिया निकालेंगे तो हर एक लेवल पे सेम रहेगा, पर जीरो कभी नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर हाइपरबोली, अगेन कॉस्ट एंड आउटपुट। एंड अगर अब लोग अब एवरेजेस का बात करें तो व्हेन टोटल कॉस्ट यश इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, बढ़ रहा है पर हर बार कम, एवरेज गिरेगा। और अगर टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है पर गति भी बढ़ गया है तो एवरेज बढ़ेगा। तो गिर के बढ़ने को क्या बोलते हैं? बाजीगर नहीं, यू शेप्ड, है ना? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर यहां पर इसको बोलते हैं यू शेप्ड कर्व्स। ट्रू फॉल्स, एवरेज कॉस्ट भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होगा, इक्विडिस्टेंट नहीं होगा। इन दोनों का डिस्टेंस, ये कौन है? नहीं, ये है कौन दोनों बेचारे? ये प्रियांशु और जानू हैं। ये लग रहा है दुनिया को कि पास आ रहे हैं, पर ये जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। मिल गए भैया, दो जिसमें एक जान हो। नहीं होगा, स्लेप्ट वेल हो गया है पूरा। तो ये मिलते लग रहा है दुनिया को, पर ये मिल नहीं सकते क्योंकि ये गैप एवरेज फिक्स कॉस्ट फिर नील हो जाता, और वो सर पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, द गैप बिटवीन देम कैन ऑल्सो नेवर बी जीरो। यहीं से अगर हम लोग इसी में मार्जिनल कॉस्ट बनाए, दोनों के मिनिमम पॉइंट से काटते हुए